ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग इस वीडियो में लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया डिस्कस करेंगे। यानी इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उनमें कौन कौन से लॉन्ग पीरियड गोल्स रखे जाते हैं और कौन कौन से शॉर्ट पीरियड गोल्स रखे जाते हैं। ठीक है, जिन गोल्स को अचीव करने के लिए ये 5 ईयर प्लान्स बनाया जाता है। ओके, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या है और शॉर्ट पीरियड गोल होता क्या है। तो देखो, नाम से पता चल रहा है लॉन्ग पीरियड, यानी ऐसे गोल्स या ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि लंबे समय के लिए हैं, है ना, लंबे समय के लिए हैं, वो लॉन्ग पीरियड गोल्स कहलाएंगे। ठीक है, मीन्स ऐसे गोल्स जो कि कॉमन है। ठीक है, मीन्स गोल्स विच आर कॉमन इन ऑल 5 ईयर प्लान्स, यानी जो कि सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स में कॉमन होते हैं। ओके, उनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड गोल्स। ओके, मतलब ऐसे गोल्स जो कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था तब भी वो गोल रखा गया था, जब दूसरा बना तब भी, जब तीसरा बना तब भी, और जो करते करते जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान बना है उसमें भी वो गोल रखा गया है। ओके, यानी ठीक है, मीन्स गोल्स विच आर कॉमन इन ऑल 5 ईयर प्लान्स, यानी कि सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स में जो गोल्स कॉमन है वो लॉन्ग पीरियड गोल्स कहलाते हैं। तो आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान्स एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीज एज कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यानी लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या है, लॉन्ग पीरियड गोल्स सभी 5 ईयर प्लान्स में कॉमन होते हैं और इसीलिए इन्हें कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान कहा जाता है। यानी कि 5 ईयर प्लान का कॉमन गोल जो कि हर एक 5 ईयर प्लान में होता ही होता है। ठीक है, या फिर इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड गोल्स को ही ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है। लॉन्ग पीरियड गोल क्लियर हुआ कि ऐसे गोल जो कि हर एक 5 ईयर प्लान में होता है, हर एक 5 ईयर प्लान में जिसको अचीव करना जो है एम हमारा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ करना। अब जीडीपी का ग्रोथ करना जब हम पहला 5 ईयर प्लान बनाए थे उस समय भी हमारी ऑब्जेक्टिव में था, और जब हम अभी जो लास्ट 5 ईयर प्लान बनाए हैं उसमें भी हमारे ऑब्जेक्टिव में जीडीपी का ग्रोथ है, और आगे जब भी हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे तब भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव जीडीपी का ग्रोथ करना रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव हुआ जो कि हम हर एक 5 ईयर प्लान में रखते ही रखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए शॉर्ट पीरियड प्लान्स, शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या चीज़ है। शॉर्ट मीन्स गोल्स विच आर मेड फॉर 1 5 ईयर प्लान, यानी ऐसे गोल जो कि सिर्फ एक 5 ईयर प्लान के लिए बनाए जाते हैं उनको शॉर्ट पीरियड गोल कहा जाता है। इसीलिए इनको प्लान स्पेसिफिक भी कहा जाता है। प्लान स्पेसिफिक क्यों, किसी स्पेशल 5 ईयर प्लान के लिए बनाया गया गोल। ठीक है, किसी स्पेशल 5 ईयर प्लान के लिए बनाया गया गोल प्लान स्पेसिफिक कहलाता है। मतलब ये कि जैसे किसी एक 5 ईयर प्लान में ही उस गोल को अचीव कर लेना। ठीक है, किसी एक 5 ईयर प्लान में ही उस गोल को अचीव कर लेना, जिससे कि उसे शॉर्ट पीरियड गोल्स कहा जाता है। ओके, तो शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक एंड आर जनरली स्टडीज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स। इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान कहा जाता है कि किसी एक 5 ईयर प्लान का वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, किसी एक 5 ईयर प्लान का वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो शॉर्ट पीरियड गोल क्लियर हुआ, यानी वो गोल जो कि किसी एक 5 ईयर प्लान के लिए बनाया गया है। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए जो गोल बनाया गया होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए, वो उस 5 ईयर प्लान का शॉर्ट पीरियड गोल होगा। ठीक है, ऐसे ही जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए जो गोल बनाया गया होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड के लिए रखा गया था, तो वो सेकेंड पीरियड का शॉर्ट पीरियड गोल होगा। ठीक है, सॉरी, सेकेंड 5 ईयर प्लान का शॉर्ट पीरियड गोल होगा। ओके, अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स है ना, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या ये कह लो कम्प्लीमेंट है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स आर नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए कि लॉन्ग पीरियड गोल क्या है भाई, जीडीपी का ग्रोथ करना एक हमारा लॉन्ग पीरियड गोल है कि भाई हमें अपने जीडीपी का ग्रोथ करना है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे तो छोटे छोटे कुछ ऐसे गोल्स रखते हैं जो कि हमारे जीडीपी की ग्रोथ में हेल्प करें। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे गोल्स रखते हैं, शॉर्ट पीरियड गोल्स, जो कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक साल आपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए
एक गोल रख लिया, किसी दूसरे साल इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाने के लिए रख दिया, किसी एक साल हमने प्राइस स्टेबिलिटी का एक गोल रख दिया। तो ये सारे गोल्स हमारा मेन एम, इन सारे गोल को रखने का हमारा मेन एम क्या है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम अपने जीडीपी की ग्रोथ के लिए ही ये सारे गोल रख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो शॉर्ट पीरियड गोल्स बनाए जाते हैं वो लॉन्ग पीरियड गोल को अचीव करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। लॉन्ग पीरियड गोल यानी वो गोल जो कि हर एक 5 ईयर प्लान में मौजूद होते हैं, हर एक 5 ईयर प्लान के लिए होते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड गोल जो कि किसी स्पेसिफिक 5 ईयर प्लान के लिए बनाए जाते हैं या फिर किसी एक 5 ईयर प्लान के लिए बनाए जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए, ना कि एक दूसरे के अपोज में। इज़ दैट क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं और कौन कौन से शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं। तो पहले हम लोग लॉन्ग पीरियड गोल से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला लॉन्ग पीरियड गोल क्या है? पहला लॉन्ग पीरियड गोल जीडीपी ग्रोथ करना। ओके, तो जीडीपी का ग्रोथ कैसे करेंगे भाई? जीडीपी का पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद जीडीपी के ग्रोथ का मतलब समझेंगे। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स हम एक साल के दौरान कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, विद इन अ कंट्री। डोमेस्टिक का मतलब विद इन अ कंट्री, यानी हम अपने देश में एक साल के अंदर अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसी को जीडीपी कहा जाता है। ओके, अब जीडीपी ग्रोथ समझते हैं। देखो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो जीडीपी के ग्रोथ पे ही डिपेंड करती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम जीडीपी का ग्रोथ करेंगे इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो उसको करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होगा, यानी कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो जीडीपी का ग्रोथ ही हमारी इकोनॉमिक का ग्रोथ कराता है। ओके, अब आइए देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकॉनमी, यानी आप इकॉनमी में, आप देश में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाइए। लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाने का मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ाइए। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाइए। पहले आप कुछ प्रोडक्शन करते थे, अब आप थोड़ा और प्रोडक्शन बढ़ाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस साल प्रोडक्शन बढ़ाइए, इसी को जीडीपी की ग्रोथ कहा जाता है। अब ये होता कैसे है, देखिए, इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी। अब ये होगा कैसे जीडीपी ग्रोथ? जीडीपी ग्रोथ होगा जब हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा सकें। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, अब अगर हम लोग ये कर पाते हैं, ठीक है, अगर ये चीज़ कर पाते हैं, यानी कि ये जीडीपी का ग्रोथ कर पाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा पाते हैं, तो फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा पाते हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे? देखिए, व्हेन दिस इंक्रीज इज़ कांस्टेंट, अगर हम जीडीपी ग्रोथ या गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो उसको कांस्टेंट रख पाते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो इंक्रीज़ है उसको अगर हम कांस्टेंट रख पाते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज लगातार बढ़ाते जाते हैं लंबे समय तक। ठीक है, लंबे समय तक हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, तो इससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ कि जीडीपी ग्रोथ का मतलब हुआ लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना। लेवल ऑफ आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाना। और ये होगा कैसे? जब हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा सकें, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और अगर हम लंबे समय तक कॉन्टिन्यूस अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं तो फिर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ओके, ठीक है, अब देखिए, दस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इसीलिए जीडीपी ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है। कैसे? देखो, जब जीडीपी ग्रोथ करेंगे इसका मतलब है हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश में। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश की इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ओके, अब ये कर कैसे सकते हैं भाई? जीडीपी का ग्रोथ हम करेंगे कैसे? तो जीडीपी का ग्रोथ करने का दो तरीका है। या तो आप इंक्रीज़ इन रिसोर्स बेस ऑफ कंट्री करो, यानी हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं, लाइक माइंस, ओके, मशीनरी,
इन सारी चीज़ों का क्या करो, इंक्रीज़ करो, ठीक है, इसको इंक्रीज़ करो, या फिर क्या करो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्निक्स, ठीक है। तो अब देखो रिसोर्सेज कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए नए रिसोर्सेज खोजने होंगे कंट्री में, ठीक है, लाइक नए नए माइंस खोजने होंगे, नए नए मशीनरी खोजनी होगी, ओके, और नए नए जो है रिसोर्सेज खोजने होंगे, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके, क्लियर। और या फिर अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नए नए टेक्नोलॉजीज़ को जो है इनोवेट करना होगा, नए नए इनोवेशंस करने होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी होगी अपनी कंट्री में, जिससे कि हमारी जो है टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो सके, हमारी टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो सके, हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ओके। टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करके हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो हमारे देश में जो प्लानिंग होती है ना, उसका मेन जो गोल होता है वो जीडीपी का ग्रोथ होता है। किसी भी देश की जब प्लानिंग की जाती है तो वहाँ पे मेन एम ही होता है जीडीपी का ग्रोथ करना, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आती है, ओके। इसीलिए जब भी 5 ईयर प्लान्स बनाया जाता है तो उसके पीछे जो है एम रहता है कि इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका फुल्ली एक्सप्लोर किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खोजा जा सके, उसको अच्छे से यूज़ किया जा सके, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव किया जा सके, जिससे कि जीडीपी का ग्रोथ हो सके, ओके। तो जीडीपी की ग्रोथ करने के लिए 2 चीज़ें करनी होंगी, रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए नए रिसोर्सेज खोजने होंगे देश में जो अवेलेबल होंगे, लाइक माइंस वगैरह खोजने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कोल माइंस एंड जहाँ भी आप रिसोर्सेज खोज सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ करना होगा, नए नए टेक्निक्स यूज़ करना होगा। वो आएगा कहाँ से, नए नए टेक्निक्स या तो आप इनोवेट करो या फिर जो इनोवेट हो रहा है उसको जो है अपनी कंट्री में लेके आओ और उसका यूज़ करके प्रोडक्शन करो, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा करके जीडीपी का ग्रोथ कर पाओ, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ ही जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करती है, ठीक है। अपना नेक्स्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जबकि देश में मौजूद सभी ऐसे लोग जो कि एबल टू वर्क हैं, एबल टू वर्क यानी कि काम करने लायक हैं, एंड विलिंग टू वर्क यानी काम करने लायक हैं और काम करना चाहते भी हैं, ओके। काम करने लायक हैं और काम करना चाहते हैं, उन सब लोगों के पास काम मौजूद हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन जिस सिचुएशन में ऐसे सभी लोगों को काम मिला हो जो लोग काम करने लायक हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहा जाता है। तो ये भी हमारा एक लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हर एक देश जो है ये चाहता है कि जैसे जैसे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से देश के सभी लोगों को रोज़गार मिलता रहे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, जिससे कि उनकी इनकम होती रहे और देश के ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करते रहें, ठीक है, देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते रहें, क्योंकि जब लोगों की इनकम होगी तो देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होगा, ओके। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो सिचुएशन जिसमें जो लोग काम करने लायक हैं, काम करने लायक का मतलब वो फिज़िकली फिट हैं या काम करना उन्हें आता है, दूसरा वो काम करना चाहते भी हैं, ठीक है, उन लोगों के पास अगर वर्क है वो भी मार्केट वेज रेट पे, मार्केट वेज रेट यानी कि उस काम के लिए जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है उसी वेज रेट पे वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहेंगे, ओके। तो अब देखिए आगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव जो है यानी फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेनली इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करता है। मतलब ये कि आखिर ये कैसे अचीव होगा, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे अचीव होगा, ये अचीव होगा 2 तरीके से। क्या, मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा होगा हमारे देश में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही देश के लोग काम करें। जब अपने ही देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का काम करेंगे, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है,
ठीक है, तो फिर हम फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन अचीव कर पाएंगे। ओके, और दूसरा पॉइंट है इसी बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो ग्रोथ हो रहा है उसका जो बेनिफिट निकल के आ रहा है वो वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो। वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि सारे सेक्शन में डिवाइड हो। जो भी ग्रोथ का बेनिफिट निकल के आ रहा है, जो भी ग्रोथ का फ़ायदा हो रहा है, वो सिर्फ रिचर सेक्शन को ना मिले, रिचर एंड पुअरर दोनों सेक्शन को जो है ग्रोथ का फ़ायदा मिले। ओके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो सिचुएशन हो गया जिसमें ऐसे सभी लोगों के पास काम मौजूद हो जो काम करने लायक हैं और काम करना चाहते हैं। वो अचीव कैसे होगा? वो अचीव होगा जब हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मतलब है प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जब प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे इसका मतलब है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो ग्रोथ का बेनिफिट निकल के आ रहा है वो रिचर सेक्शन एंड पुअरर सेक्शन सबके पास एक बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, और देखो ये जो है ना फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव जो है ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, प्लानिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों? पूरी सोसाइटी के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये एक लॉन्ग पीरियड गोल है, क्योंकि हर कंट्री ये चाहती है कि देश में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे देश में जितने लोग हैं उन सबको रोज़गार, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिला रहे। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्लियर हुआ। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट लेवल को रेफ़र करता है? ठीक है, क्या कहने का मतलब ये है कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा आदमी है ही नहीं जिसके पास रोज़गार ना हो? ठीक है, जरा इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। इसी में पॉइंट को समझने के लिए हम लोग बुक पे आ जाते हैं कि भाई क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? तो नहीं। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स द सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर हम बोलते हैं किसी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे। क्या रीज़न है उसके पीछे? देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट बाय नो मीन्स शुड बी कंसीडर्ड एज अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस देश में ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक इकॉनमी में कुछ ना कुछ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा अवेलेबल रहता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा अवेलेबल रहता है। उसके पीछे रीज़न होता है कि भाई हमेशा इनोवेशंस होते जा रहे हैं, हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं तो नए नए मशीन्स आएंगे, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि नया मशीन जैसे ही देश में आ रहा है उस नई मशीन को चलाने सबको आ ही रहा होगा। जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोग ज़रूरी नहीं है ना कि वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान ही रहे होंगे। कुछ ना कुछ समय के लिए वो लोग उस टेक्नोलॉजी से, मतलब कुछ ना कुछ समय के लिए उस टेक्नोलॉजी को उनको सीखना पड़ेगा। तो जब तक वो सीखेंगे उतने समय के लिए तो वो बेरोज़गार रहेंगे ही रहेंगे ना। यानी कि हमेशा जो है जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है देश में, हर एक देश में जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उस स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ देश में आती हैं, उन नई नई टेक्नोलॉजीज़ के आने की वजह से कुछ समय के लिए ही सही, ठीक है, फॉर सम टाइम, ठीक है, सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए ही सही, कुछ लोग ज़रूर अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमेशा इकोनॉमी में अवेलेबल रहती है, क्योंकि हमेशा डेवलपमेंट हो रहा है। हमेशा डेवलपमेंट होने का मतलब है कि हमेशा जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो जो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते थे वो लोग कुछ समय तक के लिए ही सही, जब तक वो लोग नई टेक्नोलॉजी सीख ना लें तब तक के लिए तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। ओके, तो ये सिचुएशन यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट को रेफर नहीं करता है। ओके, आगे देखिए, अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। देखते हैं हम लोग अपना अगला लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। देखो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी का मतलब है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो हमारे देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो सभी सेक्शन तक पहुँचे। सभी सेक्शन तक पहुँचने का मतलब है रिचर सेक्शन तक भी पहुँचे, पुअर सेक्शन तक भी पहुँचे, ठीक है, मिडिल क्लास तक भी पहुँचे, सभी सेक्शन तक जो है हमारी इनकम, हमारे देश की इनकम पहुँचे। इसी को हम लोग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटी कहा जाता है। इसको समझने के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखा है, इन तीनों पॉइंट को देखते हैं। ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली नो पर्पस in society where rich tend to become richer and
पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ। यानी किसी भी देश का ग्रोथ प्रोसेस या ग्रोथ कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। किसी भी देश का ग्रोथ तब कोई मतलब नहीं रखता जब जो रिचर सेक्शन है वो कंटिन्यूसली रिचर होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, और जो पुअर सेक्शन है वो अपनी इसेंशियल ऑफ लाइफ के लिए भी स्ट्रगल करें। यानी जो अमीर है वो और अमीर होते जाएं, और जो गरीब लोग हैं उनको रोटी कपड़ा मकान भी अगर ना मिले सही से, तो इस ग्रोथ का देश में कोई मतलब नहीं होता है। यानी सब तक देश का इनकम पहुंचना चाहिए, चाहे वो रिचर सेक्शन हो चाहे पुअरर सेक्शन हो, सब तक देश का इनकम पहुंचना चाहिए। रिचर सेक्शन को भी फ़ायदा हो, पुअरर सेक्शन को भी फ़ायदा हो, पुअरर सेक्शन को भी डेवलपमेंट का मौका मिले। ओके, इसी को हम लोग जो है इक्विटेबल या इक्विटी कहते हैं। ओके, आगे देखिए अगला पॉइंट मैंने इसमें क्या लिख रखा है, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटी। यानी कि जो बेनिफिट ऑफ ग्रोथ है, यानी ग्रोथ का जो बेनिफिट निकल के आ रहा है वो स्प्रेड हो सारे सेक्शंस में, सोसाइटी के सारे सेक्शंस में, यानी कि मिडिल क्लास, हायर क्लास एंड लोअर क्लास, सब तक हमारे ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो पहुँचे, जिससे कि हमारा इनकम जो है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ओके, ये दूसरा पॉइंट है, किस लिए, जिससे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी लाया जा सके। और तीसरा पॉइंट क्या चीज़ है, देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी। अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं, कर पाने का मतलब हम अगर देश में सब तक जो देश की इनकम है वो पहुंचा पाते हैं, यानी कि जीडीपी के ग्रोथ का फ़ायदा अगर सब तक पहुंचा पाते हैं, तो देश में क्या आएगा, सोशल इक्वालिटी आएगी, सोशल इक्वालिटी आएगी। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। और हमारे देश का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक है ये, ठीक है। क्या चीज़, जो हमारी सोशल इक्वालिटी लाना, सोशल इक्वालिटी यानी कि देश में सब बराबर हों, ये हमारा एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। और सब बराबर, सबको बराबर का मौका कैसे मिलेगा, जब ग्रोथ की जो बेनिफिट है वो सब तक पहुँचे। सब तक पहुँचने का मतलब रिचर सेक्शन, पुअरर सेक्शन और मिडिल क्लास, सब तक ग्रोथ का फ़ायदा पहुँचे। ओके, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि देश का जो इनकम है, देश की जो जीडीपी ग्रोथ है, उसका फ़ायदा सभी सेक्शन तक पहुँचे, चाहे वो रिचर सेक्शन हो, चाहे पुअरर सेक्शन हो या फिर मिडिल क्लास हो। ओके, ऐसा ना हो कि रिचर सेक्शन अमीर और अमीर होते जाए, रिचर सेक्शन और रिच होते जाए, और पुअरर सेक्शन को अपनी इसेंशियल ऑफ लाइफ भी प्रॉपरली ना मिले, यानी उसे रोटी कपड़ा मकान के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े और अमीर कंटिन्यूसली और अमीर होता जाए, ये चीज़ ना हो। ठीक है, सबको डेवलपमेंट का मौका मिले, सबके पास इनकम पहुँचे, ठीक है, यही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इस पॉइंट से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम और नॉट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग बुक पे आते हैं। ओके, तो देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है भाई? क्योंकि देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो देश का नेशनल इनकम है, देश के नेशनल इनकम को हम लोग इस तरीके से बांटें कि सबको बराबर बराबर मिले। सबको बराबर बराबर मिले मतलब जो लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर की जो सैलरी है और जो क्लर्क की सैलरी है वो दोनों इक्वल हो। तो एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। जिसका जैसा काम है, जिसकी जैसी काबिलियत है, उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देश में पॉसिबल नहीं है। बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि देश की जो इनकम है वो सब तक पहुंचे, यानी सब में बटे। ऐसा ना हो जाए कि किसी को कुछ मिले ही ना और किसी को सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इनकम में जो है वो डिफरेंस अलाउड है, बट कुछ सर्टेन लिमिट्स के साथ। लिमिट्स क्या होगी वो कि भाई जिसकी जैसी काबिलियत होगी, जिसका जैसा काम होगा, उसकी वैसी सैलरी या उसका वैसा इनकम होगा। ओके, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सबको, जो देश की जो नेशनल इनकम है उसमें सबको बराबर का हिस्सा मिले, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सबको हिस्सा मिले बट बराबर का नहीं। जिसके जैसा काम है, जिसकी जैसी काबिलियत है, उसको उस हिसाब से इनकम में शेयर मिले। ओके, अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात मतलब ये मुकेश अंबानी का इनकम और एक भिखारी का इनकम दोनों का सेम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जिसका जैसा काम है उसको वैसा इनकम मिलना चाहिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग जो है कहते हैं ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, यानी हमको ग्रोथ तो करना है लेकिन सोशल जस्टिस के साथ। सोशल जस्टिस का मतलब कि हमारा इनकम जो है वो सब तक पहुँचे। सब तक बराबर पहुँचने का मतलब नहीं है, सब तक बराबर नहीं पहुँचाना है हमें, बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी और भिखारी की इनकम हम सेम नहीं रख सकते, ना ही डॉक्टर और क्लर्क की सैलरी सेम रख सकते हैं। ठीक है, ओके, हम
जिसकी जैसी काबिलियत है उसके हिसाब से उसको जो है इनकम देंगे, ठीक है। जिसकी जैसी क्वालिफ़िकेशन होगी, जिसका जैसा स्किल होगा, उसको उसके हिसाब से उसकी इनकम मिलेगी। इज़ दैट क्लियर? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। क्लियर हो गया होगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लॉन्ग पीरियड गोल का ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग अपना अगला ऑब्जेक्टिव यानी कि मॉडर्नाइजेशन पे चलेंगे। अगला लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ प्रोसेस में हम अपने आप को या तो अपडेट करें या फिर जो बाहरी दुनिया में अपडेशन हो रहा है उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपडेट या तो खुद अपडेट करें या फिर जो है अपडेशन जो हो रहा है उसको अडॉप्ट कर लें, इसी को हम मॉडर्नाइजेशन का कहते हैं। ओके, ग्रोथ प्रोसेस में नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, नए नए टेक्नोलॉजी का अपडेट करना, अडॉप्ट करना, इसी को मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में यानी कि जीडीपी ग्रोथ में पढ़ा था कि आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है कैसे, या तो रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर लो या फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आओ, ठीक है। तो आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इन रिसोर्सेज या फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। दो तरीके से हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो जो ये एरा चल रहा है यानी कि ये जो समय चल रहा है ना, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय कहने का मतलब क्या कि हमेशा नए नए टेक्नोलॉजीज़ आते जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आते जा रहे हैं, नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं, नए नई मशीनरीज आ रही हैं, ठीक है। तो उन सारे इनोवेशंस का हम यूज़ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में कर सकते हैं जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो अगर हम उन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके नए नए इनोवेशन कर पाएँ या नए नए इनोवेशन को अडॉप्ट कर पाएँ तो फिर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली द फार्म ठीक है, नॉट ओनली द फार्म बट इन द फैक्ट्रीज ऑल्सो, यानी कि फार्म में भी और फैक्ट्रीज़ में भी दोनों जगह हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फार्म एंड फैक्ट्री सभी जगहों पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन क्या हो गया? मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि या तो आप अपने आप को अपडेट करो, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी खुद बनाओ, या फिर अगर कहीं अपडेट हो रहा है तो उसको अडॉप्ट करो, ठीक है, उसको खुद अपनाओ जिससे कि आप भी मॉडर्न हो सको, ठीक है। अब जिससे कि आपका ग्रोथ प्रोसेस तेज़ी से हो सके। इसका एग्जाम्पल हमारे देश में ही है कि भाई हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन शायद आप लोग को पता हो, जिसमें कि HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया था एग्रीकल्चर में, जिससे कि हमारे पास जितना ज़मीन पहले था उतनी ही ज़मीन पहले उस समय भी थी। ज़मीन तो हमारे पास बढ़ा नहीं, जितना ज़मीन हमारे पास पहले था खेती करने के लिए उतने ही खेत पहले उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय भी थे। लेकिन हमने जब HYV सीड्स का यूज़ किया, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, तो उन्हीं ज़मीनों में हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ओके, हमारी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बढ़ी। ओके, तो ये हमारे ग्रोथ प्रोसेस का एक हिस्सा रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, और IT रिवॉल्यूशन भी देख लो, BOP प्रोसेस के थ्रू। BOP आपने 11th में पढ़ाई होगा, ठीक है, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। बिजनेस आउटसोर्सिंग करके हमने IT रिवॉल्यूशन भी लाया है। हमारे देश में IT सेक्टर भी बहुत तेज़ी से डेवलप किया है। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि भाई हम नई नई टेक्नोलॉजी को या तो अपडेट करें या तो अडॉप्ट करें जिससे कि हमारा ग्रोथ प्रोसेस तेज़ी से हो। तो ये भी हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। हम हर एक 5 ईयर प्लान में ये चीज़ रखते ही रखते हैं कि हम अपने आप को कैसे मॉडर्न बनाएं, ठीक है। तो हम मॉडर्न सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ के कंपेयर में नहीं, हम सोसाइटी में भी अपने आप को मॉडर्न रखते हैं, ठीक है। सोसाइटी के लिए भी अपने आप को मॉडर्न रखते हैं, सोशली भी अपने आप को मॉडर्न रखते हैं। जैसे तुम्हें ये नॉर्मल सी बात है, पहले जो वुमेन्स को एक बराबर नहीं समझा जाता था, ठीक है, वुमेन्स को मैन के बराबर नहीं समझा जाता था। बट आज के सिनेरियो में, आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में हम वुमेन और मैन दोनों को एक बराबर समझते हैं। तो ये भी एक तरीके का मॉडर्नाइजेशन ही तो है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि वुमेन को पावर दो, वुमेन भी बहुत आगे निकल सकती हैं और उन्हें जो है डेवलपमेंट का मौका देते हैं जिससे कि वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन करें और हमारे देश का भी जो है डेवलपमेंट हो सके। ओके, यानी मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि या तो आप अपडेट करो या अडॉप्ट करो,
ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसको भी अडॉप्ट करो, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट की बात की मैंने, ठीक है, जिससे कि आपका ग्रोथ प्रोसेस तेज़ी से बढ़ सके। इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें कि हमने HYV सीड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया था एग्रीकल्चर में, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और IT रिवॉल्यूशन की बात की मैंने, जिसमें BOP प्रोसेस यूज़ किया जाता है, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वो है सेल्फ सफिशिएंसी। ओके, तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप हर एक चीज़ के लिए खुद पे निर्भर हो जाओ, खुद पे निर्भर हो जाओ, यानी कि भाई जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है उसके लिए आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे निर्भर हो जाओ, ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे ही डिपेंड रहो, यानी आपके देश में जो बने उसी से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है, इसी को सेल्फ सफिशिएंसी कहा जाता है। तो देखिए क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे हम लोग डिपेंड हो जाएं, अपने डोमेस्टिकली का मतलब अपने देश में बना हुआ गुड्स, ठीक है, अपने देश में बने हुए गुड्स के पे ही डिपेंड हो जाएं, हमें विदेशों से कुछ इम्पोर्ट ना करना पड़े, हमें विदेशों से कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े, इसी को सेल्फ सफिशिएंसी कहा जाता है। एटलीस्ट कम से कम फूड ग्रेन के मामले में तो ये हो ही जाना चाहिए, ठीक है, कि कम से कम हम फूड ग्रेन के लिए तो सेल्फ सफिशिएंट बन ही जाएं, ठीक है। ओके, अब ये क्या है भाई, ऐसा क्यों, फूड ग्रेन के लिए क्यों भाई? उससे पहले ये देखिए, दिस गोल्स वाज अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। शुरुआत के 7 प्लान्स में इसको हाई प्रायोरिटी पे रखा गया था, ये जो सेल्फ सफिशिएंसी है इसको हाई प्रायोरिटी पे रखा गया था। इसी समय ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह लाया गया था, जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। ओके, इसका एक एग्जांपल आपकी बुक का ही है, केस 1965 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। उस समय हमारा जो देश था यानी इंडिया, वो फूड ग्रेन के लिए डिपेंड था USA पे। ओके, USA से फूड ग्रेन हम इंपोर्ट करते थे, तो हम एटलीस्ट जो है ऑलमोस्ट वॉर हम लोग जीतने के कगार पे थे, या फिर जीते भी थे, काफ़ी हद तक हमने पाकिस्तान पे प्रेशर बना दिया था वॉर का। बट USA ने क्या किया ना, इसमें USA ने इंटरफेयर किया और USA ने इंडिया पे ये प्रेशर बनाया कि वो वॉर बंद कर दे, अदरवाइज़ USA जो है वो फूड ग्रेन की सप्लाई रोक देगा, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया को वॉर रोकना पड़ गया। नहीं तो फिर उसी समय कश्मीर वाला मुद्दा हो गया था ख़त्म, 1965 में ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता, लेकिन USA ने इंटरफेयर कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया को वॉर रोकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि हम डिपेंड थे USA पे फूड ग्रेन्स के लिए। तो उस समय एटलीस्ट जो है ये दिमाग में आए लोगों के कि भाई एटलीस्ट फूड ग्रेन के लिए तो हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लेना है, जिससे कि हम दोबारा से किसी दूसरे देश के पॉलिटिकल प्रेशर को ना झेलें, ठीक है, दोबारा से किसी दूसरे देश के पॉलिटिकल प्रेशर को ना झेलें। ओके, तो सेल्फ सफिशिएंट का मतलब समझ में आया कि भाई एटलीस्ट फूड ग्रेन के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, यानी कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे डिपेंड हो जाएं, हम अपने देश में बने हुए गुड्स का ही यूज़ करें, बाहर से एटलीस्ट फूड ग्रेन वगैरह इंपोर्ट हमें करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने दिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर, जो कि 1965 में हुआ था। उसमें इंडिया को वॉर रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि USA ने प्रेशर डाला कि अगर इंडिया वॉर नहीं रोकती है तो USA फूड ग्रेन की सप्लाई रोक देगा, क्योंकि इंडिया जो है उस समय डिपेंड था USA पे फूड ग्रेन के लिए। ओके, इंडिया USA से फूड ग्रेन जो है इंपोर्ट करता था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव के, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा GDP ग्रोथ, ठीक है, GDP ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा कि भाई रिसोर्सेज इंक्रीज़ करो या फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाओ, नए टेक्नोलॉजी लाओ, जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पढ़ा कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर पाएँ, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं, काम करने लायक हैं, उन लोगों के पास काम अवेलेबल हो। उसके लिए हमने क्या देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे रहें, या फिर और जो ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो सब तक बटे। उसके बाद हमने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, यानी कि जो देश की इनकम है वो सभी लोगों में बराबर
बराबर नहीं, सभी लोगों में बटे, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब तक पहुँचे देश की इनकम, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मॉडर्नाइजेशन की, भाई हम एटलीस्ट या तो नए नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें या फिर अपडेट करें। इसमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की। सेल्फ सफिशिएंट पढ़ा कि भाई हम लोग एटलीस्ट फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, अपने देश में ही बने हुए गुड्स का यूज़ करें। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 लॉन्ग टर्म प्लान्स या लॉन्ग पीरियड प्लान्स, ठीक है, सॉरी लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव, जो कि प्लान्स में हर एक प्लान में यूज़ होता है, हर एक प्लान में रखा जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव। हमारा अगला पॉइंट है शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव। ओके, तो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो कि जनरली एक प्लान के लिए बनाए जाते हैं, एक 5 ईयर प्लान के लिए जो ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं भाई, लॉन्ग पीरियड गोल को हेल्प करने के लिए कि लॉन्ग पीरियड गोल कैसे अचीव किया जाए। ओके, तो अब ये देखते हैं भाई, देखो जो शॉर्ट पीरियड गोल्स बनाए जाते हैं वो अलग अलग प्लान में अलग अलग होते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई उस समय जो करंट नीड्स है, यानी कि उस समय इकॉनमी की क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से शॉर्ट पीरियड प्लान बनाया जाता है। ओके, यानी जब ये 5 ईयर प्लान बनाया जा रहा है कि जैसे कि पहला 5 ईयर प्लान 1951 में बनाया गया, तो 1951 में इकॉनमी की क्या ज़रूरत होगी उस समय, ठीक है, 1951 में इकॉनमी की क्या ज़रूरत थी, उन ज़रूरतों को ध्यान में रख कर के जो है शॉर्ट पीरियड गोल्स 1951 का रखा गया था। जैसे 1951 में हमारा जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। क्यों, क्योंकि हमें फूड ग्रेन का शॉर्टेज था उस समय शॉर्टेज था फूड ग्रेन का, जिसकी वजह से हमने फोकस किया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। ओके, ऐसे ही जितने भी शॉर्ट पीरियड प्लान्स बनाए गए हैं या शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, वो प्लान स्पेसिफिक है। प्लान स्पेसिफिक क्यों भाई, क्योंकि वो करंट नीड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि उस समय क्या ज़रूरत थी देश को। ओके, अब हम इन सबको देखते हैं एक टेबल के थ्रू, जो कि आपकी बुक का ही टेबल है, जो है शॉर्ट पीरियड प्लान्स को, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं इस टेबल के थ्रू। तो जब हमारा पहला जो हमारा फर्स्ट ईयर प्लान बना था वो बना था कब, 1951 में, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया था भाई 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल का, तो पहला बना 1951 में बना, तो कब तक चलेगा, 1956 तक, 51 to 56, इज़ दैट क्लियर। तो इस समय हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की। जब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन था तो इसके पीछे इसको सॉर्ट आउट करने का जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे होगा। तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ये ऑब्जेक्टिव था हमारे पहले 5 ईयर प्लान का, ठीक है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ, ये भी हमारा 5 ईयर प्लान का एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया, 1956 से लेके 1961 तक। ओके, इसमें हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने, हमें जो है जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप कर चुके हैं थोड़ा बहुत 1951 से 1956 के बीच में, हम जो है फूड ग्रेन का शॉर्टेज को अगर हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है, जो टैकल कर पाएँ जब फूड ग्रेन के शॉर्टेज को, उसके बाद हमारा ध्यान गया इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कि भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कैसे इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। तो इसमें फिर इसलिए सेकेंड प्लानिंग जब की गई, यानी 1956 टू 1961 की जो सेकेंड प्लानिंग थी, उसमें हमारा मेन फोकस था इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिसके लिए हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया। ओके, थर्ड प्लानिंग क्या थी हमारी, थर्ड प्लानिंग थी हुई हमारी 1961 टू 1966 की। ये 3 प्लानिंग देखो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, 51 टू 56, 56 टू 61 एंड 61 टू 66। इससे आपको ये प्लान्स याद रह पाएंगे कि 3 प्लान स्टार्ट हुआ है 1951 से लेकर के 1966 तक, 3 प्लान कॉन्टिन्यूसली चला है 5-5 साल का, ठीक है। अभी मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको ये सारे प्लान्स याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो 1961 से 1966 के बीच में जो की जो प्लानिंग थी हमारी, जो तीसरी प्लानिंग, उसमें हमें जो है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होना था, सेल्फ सफिशिएंसी लानी थी, ठीक है। ओके, सेल्फ सफिशिएंसी लाना हमारा मेन मोटिव था। ओके, उसके बाद और क्या था, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, ये भी हमारा शॉर्ट पीरियड प्लान था 1961 टू 1966 में, और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है 3 साल का गैप आया है। ओके, तो 3 कॉन्टिन्यूस प्लान के बाद 3 ईयर का गैप, ठीक है, 3 ईयर का गैप। ओके, 3 ईयर का गैप, ये याद रहे, 3 कॉन्टिन्यूस प्लान के बाद 3 ईयर का गैप। बस यही आपको अगर समझ में आ गया तो आपको ये तीनों प्लान का डेट याद हो जाएगा। कैसे, 3 कॉन्टिन्यूस प्लान स्टार्ट हुआ है 1951
से, तो 1951 से 56 5 साल का एक, 56 हो गया, फिर 56 से 61 5 साल का दूसरा, फिर 61 से 66 3 कॉन्टिन्यूस हो गया, उसके बाद 3 साल का गैप। तो 3 साल का गैप, तो 66 से 3 साल कितना हुआ, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, यानी कि जो अगला प्लान आएगा वो कब आएगा, 69 में आएगा। तो चौथा प्लान हमारा कब आया, 1969 पे आया, जो कि 74 तक चला है। और इसमें जो मेन था ना, मेन एम वो थी प्राइस स्टेबिलिटी पे। तो आपको ये याद रखना होगा कि प्राइस स्टेबिलिटी कौन से 5 ईयर प्लान में रखा गया, या कौन से 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइस स्टेबिलिटी, वो था 4th 5 ईयर प्लान का, ठीक है। और एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ प्रोसेस को एक्सेलरेट करना। उसके बाद 5th 5 ईयर प्लान जो था उसमें क्या रखा गया, राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द फोकस ऑन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वीकर सेक्शन पे फोकस करके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना हमारा 5th 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। अब ये देखो, इसके बाद देखो 2 कॉन्टिन्यूस प्लान्स आए हैं, चौथा और पांचवा। इसके बाद 2 कॉन्टिन्यूस प्लान के बाद 2 साल का गैप रखा गया है, ठीक है। ओके, 1 मिनट, सॉरी 2 साल नहीं, एक एनुअल प्लान आया है ना, एनुअल प्लान यानी कि 1 साल का गैप रखा गया है, ठीक है। एनुअल प्लान ये एक ही आया ना, तो एक, हाँ ओके, 1 साल का गैप रखा गया है। तो 2 कॉन्टिन्यूस प्लान हो गया, उसके बाद 1 साल का गैप, ओके। तो 2 कॉन्टिन्यूस प्लान क्या हो गया, 69 to 74, 74 to 79। इसके बाद 1 साल का गैप यानी 79 to 80, ये गैप हो गया। इसके बाद 81 से लेके 85 तक, 80 to 85 ये हमारा अगला प्लान है। 80 to 85 ये हमारा 6th प्लान है, 1 साल का गैप के बाद। इसमें हमारा जो मेन एम था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो ये याद रखिएगा कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कब आया है, 6th प्लान में, ओके। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी तो पहले आ चुका था, लेकिन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कब स्टार्ट हुआ है, किस 5 ईयर प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को जो है एक ऑब्जेक्टिव के रूप में अपनाया गया, या एक ऑब्जेक्टिव रखा गया 6th 5 ईयर प्लान में। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आप याद रख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव रखा गया, ये 6th 5 ईयर प्लान में रखा गया, ठीक है। और 7th 5 ईयर प्लान में क्या रखा गया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रखना का जनरेशन करना, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ करना। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ करना तो हम शुरू से देख रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, लेकिन मेन क्या था, 6th में रिमूवल पॉवर्टी को याद रखना है आपको कि 6th रिमूवल पॉवर्टी कब आया, 6th प्लान में। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेशन कब आया, वो 7th प्लान में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपको देखना है कि देखो 2 कॉन्टिन्यूस 5 ईयर प्लान चला, उसके बाद फिर 2 साल का गैप आया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 कॉन्टिन्यूस 5 ईयर प्लान चला, उसके बाद 2 साल का गैप आया है। देखो 2 एनुअल प्लान्स यानी कि 2 साल का गैप, 1 साल का 2 प्लान बनाया गया, यानी कि 5 ईयर प्लान नहीं बना, यानी कि 2 साल का गैप हो गया। तो इससे आपको याद हो जाएगा। अभी मैं ये समझा दूंगा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से। तो देखो 8 प्लान आया हमारा 1992 में, ठीक है। 1992 में 8 प्लान आया 1997 का। इसमें हमारा मेन फोकस था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाना, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन है हमारे देश की प्राइमरी, उसको तेज़ी से डेवलप करना, वो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है का डेवलपमेंट करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था 8 प्लान का। और बाकी ये दोनों ऑब्जेक्टिव तो थे ही, स्ट्रेटनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी। आगे देखें 9th प्लान क्या था भाई हमारा, 9th प्लान था एग्रीकल्चर। एंड 9th प्लान में हमारा जो है कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखा है शॉर्ट पीरियड का, वो देख लीजिए। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, चेकिंग द ग्रोथ पॉपुलेशन, ओके। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमारा ये आप याद रख सकते हो कि 9th प्लान का जो देखो जहाँ जहाँ नया मिल रहा है ना, उसको याद रखना कि भाई एटलीस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का चेक करना कौन से 5 ईयर प्लान में एक ऑब्जेक्टिव के रूप में अपनाया गया। तो ये 9th प्लान में अपनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th प्लान में देखिए क्या रखा गया, 2 ऑब्जेक्टिव रखा गया, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी एंड इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन को इम्प्रूव करके क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को बढ़ा के क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना। उसके बाद देखिए रिडक्शन इन इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ को कहाँ रखा गया,
10th प्लान में हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्ट को रखा गया। उसके बाद 11th प्लान जो है वो आया है 11th प्लान आपका 2007 to 2012 के बीच का। ये 5 ईयर प्लान में इसमें जो है कई सारे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आया। ये आप याद रख सकते हो कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कब किस 5 ईयर प्लान में जो है एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रखा गया, तो ये 11th प्लान में रखा गया है। जनरेशन ऑफ हाई क्वालिटी जॉब हो गया। स्ट्रेटजी ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की स्ट्रेटजी कब बनाई गई, तो 2007 to 2012 में। ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कब लाया गया और स्ट्रेटजी ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन कब लाया गया। ये 11th प्लान के अकॉर्डिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस, कि भाई एजुकेशन की क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव किया जाए। मल्टीपल टारगेट कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन, यानी पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए जो है अलग अलग टारगेट सेट किए गए। तो ये 11th प्लान में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटजी ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इसके बाद जो लास्ट 5 ईयर प्लान है, यानी कि 12th प्लान हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान है। 2012 से लेकर 2017 का जो प्लान बना है वो है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हमें ग्रोथ को फास्टर करना है, सस्टेनेबल यानी कि स्थिर रखना है, बढ़ाते रहना है कॉन्टिन्यूसली, और इंक्लूसिव यानी कि आंतरिक रखना है। हमारे यहाँ के लोग ही हमारे ग्रोथ में काम करें, ग्रोथ प्रोसेस हमारे यहाँ के लोगों से ही हो, हमारे यहाँ के लोग ग्रोथ प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन करें और हमारा जो ग्रोथ है उसका जो भी बेनिफिट है वो सब तक पहुँचे। ओके, तो ये सारे जो है आपको ईयर याद रखना होगा कि कौन सा 5 ईयर प्लान कब आया था, वो याद करने का मैंने ये तरीका देखिए बनाया है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सिंपल है कि भाई 3 कॉन्टीन्यूअस प्लान आए हैं। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कॉन्टीन्यूअस प्लान आए हैं 51 से स्टार्ट होकर के 66 तक। उसके बाद 3 साल का गैप हो गया। उसके बाद 2 कॉन्टीन्यूअस प्लान आए हैं 4th और 5th। ठीक है, 4th और 5th 2 कॉन्टीन्यूअस प्लान आए हैं। तो जब ये 3 कॉन्टीन्यूअस आएंगे 66 तक, उसके बाद 3 साल का गैप, तो 3 साल का गैप क्या हुआ, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, यानी 69 तक कोई प्लान नहीं आया है। फिर 69 से स्टार्ट होकर के 74 तक, ओके, 69 to 74 ये हमारा अगला प्लान आया है। ठीक है, चौथा प्लान। उसके बाद 2 कॉन्टीन्यूअस प्लान आ गया। ठीक है, चौथा और पांचवा, ऐसे ही 69 to 74 एंड 74 to 79। उसके बाद 1 साल का गैप हो गया, तो 79 से 1 साल का गैप ले लो, यानी कि 80 अगला प्लान 80 में आएगा। तो 80 to 85 ये हमारा अगला प्लान यानी कि 6th प्लान हो गया। ठीक है, इसके बाद और तुम्हारा 2 कॉन्टीन्यूअस प्लान आया है इसमें भी। ठीक है, 6th and 7th 2 कॉन्टीन्यूअस प्लान आया है, 80 to 85 एंड 85 to 90। इसके बाद फिर 2 साल का गैप हो गया। ठीक है, 2 साल का गैप हो गया, तो ये आपका 8th प्लान, 9th प्लान और 10th, 11th, 12th ये सारा प्लान उसके बाद कॉन्टीन्यूसली आया है। ठीक है, तो पहला 3 प्लान लगातार, फिर 3 साल का गैप, फिर 2 प्लान लगातार, फिर 1 साल का गैप, फिर 2 प्लान लगातार, फिर 2 साल का गैप, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली लास्ट यानी कि 12th प्लान तक आया है। ओके, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव जो कि 5 ईयर प्लान में होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, स्पेशली जो मैंने बताया आपको, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि वो सारा याद रखना होगा आपको कि कब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कौन से प्लान में रखे गए हैं। ओके, इसी के साथ आपका लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब हम लोग अपना फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर द प्लानिंग टिल 1991 तक, ये जो हमारा अगला टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, स्टॉप।